हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें लेखक खुद एक एंटरप्रेन्योर है और अपने ही अनुभवों से उन्होंने लिखी ये बेहतरीन कहानी जो शायद सुनकर आप अपने कई लॉसेस बचा पाएंगे, वर्ल्ड ऑफ बिजनेस को क्रिस्टल क्लियर देख पाएंगे और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे। तो हम सुनने जा रहे हैं समरी ऑफ द इनोवेशन स्टैक बुक की, जिसके लेखक है जिम मैकलेवी, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे उनकी एक छोटी सी कंपनी स्क्वायर ने आज की सबसे बड़ी कंपनी इन एवरी एस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट अमेज़न को भी हार मानने पर मजबूर कर दिया। लेखक बताते हैं कि 2009 में उन्होंने अपने दोस्त जैक डॉर्सी के साथ मिलकर एक छोटी सी कंपनी खोली जिसका नाम था स्क्वायर। शुरुआत में ही अमेज़न जैसी जायंट कंपनी ने उनकी इस छोटी सी कंपनी को नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद भी स्क्वायर न सिर्फ सरवाइव कर गई बल्कि सर से एड़ी तक डट कर खड़ी भी रही। कि ये सिर्फ नसीब के बदौलत हो पाया या इसके पीछे का राज कुछ और था? लेखक आगे बताते हैं कि वो जानते हैं उन्होंने क्या किया, बट आज भी अनजान है इस बात से कि ये काम कैसे कर गया। इसी सवाल का जवाब उन्होंने अगले 3 साल तक ढूंढने की कोशिश की और तब जाकर उन्होंने ये बुक लिखी। इस बुक में सिर्फ स्क्वायर के बारे में जानकारी या उनका स्ट्रगल नहीं है। इस किताब में उन्होंने अपनी कंपनी स्क्वायर की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स और परेशानियां दिखी उन्हें सॉल्व करते वक्त जिस फिक्स्ड पैटर्न दैट फॉलोज इन एवरी बिजनेस की अनुभूति हुई उस बारे में लिखा है। जो कुछ भी स्क्वायर के साथ हुआ वो महज एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक फिक्स्ड पैटर्न का शिकार था। बस एक ऐसा पैटर्न जो शॉकिंगली हर बिजनेस सेक्टर में रिपीट होता है, और एक बार नहीं बल्कि कई बार। और जो भी कंपनी इसका शिकार होने से बच गई, समझो वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गई। पैटर्न्स एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी में रोज होती है, पर वो इतनी हैबिचुअल होती है कि हम उससे नोटिस भी नहीं कर पाते। लेखक आगे बताते हैं कि जब उन्हें इस पैटर्न का रियलाइजेशन हुआ या यूं कहे अनुभूति हुई, उस दिन से मानो दुनिया उनको पूरी तरह से 3 डिमेंशन में क्रिस्टल क्लियर नजर आने लग गई। वो आगे बताते हैं कि जब भी हम किसी नई चीज को ट्राई करते हैं तो नई प्रॉब्लम सामने आती है, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढा जाता है और फिर उससे और कई सारी नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जिसका भी सोल्यूशन निकाला जाता है, और इसी प्रॉब्लम सोल्यूशन की चेन को इनोवेशन स्टैक कहा जाता है, जिसे लेखक किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा एसेट मानते हैं। आज एंटरप्रेन्योर्स भले ही कम और रेयर हो, लेकिन उनके अंदर के स्किल सेट सबसे कॉमन होती है जिन्हें बस वो कंसिस्टेंटली ऑन रखते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ये बुक सिर्फ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं बल्कि आपके बिजनेस को आपके बिगेस्ट कंपटीशन को मात देने की भी ताकत रखती है। तो तैयार हो जाइए इस शानदार सफर के लिए जो शायद आपको इतिहास में आपका नाम दर्ज करने में भी मददगार साबित हो। तो शुरू करें। इस कहानी में आगे बढ़ते हुए लेखक अपने अनुभव और कुछ ऐसी तरकीबों की बात करते हैं जिससे शायद हमारे बेस थॉट को ही बदल के रख दे। वैसे हम तो ये जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हमें किसी भी स्कूल में कुछ भी नहीं सिखाया जाता। बिजनेस हम अपनी उम्र और तजुर्बे से सीखते हैं। खैर, आगे लेखक बताते हैं कि उनके सेंट लुइस के दिनों के दौरान वो हमेशा किसी न किसी फेमस एंटरप्रेन्योर के स्पीच का इंतजार करते, और जैसे ही उनकी स्पीच खत्म होती वो उन्हें एयरपोर्ट तक कैब ऑफर करते। दौरान वो उनसे कई सारी बातें करते, प्रॉब्लम डिस्कस करते। कई बार जवाब मिलता तो कई बार उन्हें बस टाल दिया जाता। ऑलमोस्ट सभी एंटरप्रेन्योर से उन्हें बात करने का मौका मिला, बस एक को छोड़ के जिन्होंने उन्हें राइड के लिए मना कर दिया था। लेखक आगे बताते हैं कि इन राइड्स में उन्हें जानने तो काफी मिला, लेकिन जो सीखना चाहते थे वो नहीं मिल पाया। उन्हें कभी भी अपने सवालों के यूनिक या नए जवाब कभी नहीं मिले, बस वही घिसे पिटे जवाब उन्हें मिलते रहे। बस उन्हीं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलते जो ऑलरेडी किसी और ने सॉल्व कर रखे हैं,
और न जाने फिर भी क्यों ये लोग अपने आप को एंटरप्रेन्योर का किताब देते हैं। इंग्लिश में एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है ऐसा कोई जो रिस्क टेकर हो, जिसका इंडस्ट्री को रीशेप करने में बहुत बड़ा हाथ रहा हो। उसने ऐसा कुछ सोचा या किया हो जो आज तक न किसी ने सोचा और न किया है। लेकिन आजकल हर राह चलता आदमी जो बस व्हाट्सएप पर कुछ बेचना शुरू कर दिया हो, ब्यूटी पार्लर खोल दिया हो या किसी फेमस ब्रांड की एजेंसी लेके बैठ गया हो, वो भी अपने आप को एंटरप्रेन्योर बुलाता है। इस इतने बड़े और गहरे शब्द को आज कितना खोखला और मीनिंगलेस बनाकर रख दिया है। हमने पहले तो एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड हमारे बेसिक्स क्लियर करने होंगे और फिर ही अपने सफर की शुरुआत करनी होगी। तो आज से इस बात की गांठ बांध ले कि किसी भी बिजनेस को एंटरप्रेन्योर का नाम ना दे। एक दिलचस्प बात बताओ, ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्कूल में जाकर बना हो। मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स हमारी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को गहराई से बस देखते हुए, उन्हें समझते हुए उन पे रिसर्च करते हैं और एक सोल्यूशन के तौर पर अपने एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत करते हैं। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए लेखक यहाँ सेरेनिटी प्रेयर्स के बारे में बताते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। हे भगवान, मुझे शक्ति दो उन चीजों को अपनाने की जिसे बदलना मेरे हाथ में नहीं। हिम्मत दो वो सब बदलने की जिसकी मैं ताकत रखता हूं, और समझदारी दो इन दोनों के बीच का अंतर समझने की। वैसे ये एक बेहतरीन सलाह है। अगर हम में से कोई भी इस सलाह के आधार पर चले तो उनकी सफलता का रास्ता तो तय है। ये एक ऐसा लॉजिक है जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में राम बाण उपाय की तरह काम करेगा। तो जिंदगी में कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सामना करने से पहले उसे एक बार जूम इन करके परफेक्टली अंडरस्टैंड जरूर करना, क्योंकि जब प्रॉब्लम परफेक्टली अंडरस्टैंड हो जाएगा तो सोल्यूशन भी आपको कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बुक आपको ये बताने वाली है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, तो बता दे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। बस आपको इस बात का पता जरूर चल जाएगा कि दूसरों के सोल्यूशन कॉपी करना स्मार्ट वर्क तो होगा, लेकिन वो सिर्फ लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा और शायद आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट भी ना दिला पाए, जो कि आपकी पहचान बनाने की बुनियाद होती है। तो करना बस इतना है कि ट्रायल एंड एरर करते रहिए, नई आइडियाज अपनाकर प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, अपने इनोवेटिव आइडियाज का स्टैक बढ़ाते रहिए और अपनी ही बनाई कंफर्ट जोन की दीवारों को लांघ कर आगे बढ़िए। ये करते वक्त अगर कोई आपको पागल भी बुलाए तो कॉम्प्लीमेंट ही समझिएगा, क्योंकि यही पागलपन आपको आपकी पहचान दिलाएगा और आपकी तीव्र बुद्धिमत्ता का एहसास सभी को कराएगा। अंत में इस एपिसोड में इतना तो समझ ही चुके हैं कि सबसे पहले तो हमारी एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन बदलनी है। लेखक ने जिस तरह एयरपोर्ट राइड्स का रास्ता अपनाकर नॉलेज गेन करना चाहा, वो वेस्ट ऑफ टाइम था। और आप भी एंटरप्रेन्योर्स को सुनना या सीखना बंद कर दीजिए और एक परफेक्ट प्रॉब्लम को ढूंढकर उसके सोल्यूशन के लिए पागलपन की हद तक काम करिए। आपके अंदर की यही ताकत हम सबके भविष्य बदलने की ताकत रखती है। तो फिर अब रुकिए नहीं, बस शुरू हो जाइए। आगे लेखक अपने ऐसे ही कई पागल दोस्तों से हमारी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि लेखक की अपनी एक कंपनी थी, मीरा, जो कि एक डॉक्यूमेंट इमेजिन सॉफ्टवेयर को बेचती थी। लेकिन जब एक अडोब ट्रेड शो में उन्होंने देखा कि किस तरह से लोग हजारों ब्रोशर्स और पेपर्स साथ में ले जा रहे थे, तभी उन्हें ऑफिसेस पेपरलेस बनाने का ख्याल आया और सीडी रॉम्स के बारे में उन्होंने लोगों को भी जागरूक कराया और खुद इसके लिए प्रोडक्शन में जुट गए। उस वक्त सीडीज बनाने का सरताज इन्हीं की कंपनी के सिर पे था। तब उस तेजी से बढ़ती डिमांड के चलते उतना सप्लाई कर पाना उनके लिए मुश्किल हो गया था। मानो हजारों वर्कर्स का काम वो कुछ ही लोग कर रहे थे और वो भी कम समय में। ऐसे में उन्हें लोगों की जरूरत थी। उन दिनों उनके ऑफिस के बिल्कुल करीब एक कैफे हुआ करता था, जिसकी कॉफी और चॉकलेट कवर्ड एस्प्रेसो बीन ही उनके ऑफिस वालों के लिए रिफ्रेशमेंट थी, जिसे मार्शिया नाम की लेडी चलाती थी।
एक बार लेखक और उनके दोस्त के इंटेंस कन्वर्सेशन जब उसके कान पे पड़े तो उसने कहा कि अगर तुम्हें और लोगों की जरूरत है तो मेरा बेटा जैक भी आप लोगों की ही तरह सॉफ्टवेयर बेस्ड कुछ काम करता है, आप चाहो तो एक बार आजमा सकते हो। उसके बाद जब हमारी हामी पे जैक ऑफिस आया तो उसके बस एक ट्रायल से हमें समझ में आ गया कि ये बंदा सिर्फ उसी की नहीं तो हमारी जिंदगी बदलने के भी काबिल था। जैक ने उस वक्त तो सेवियर का काम किया था, लेकिन जिम ने भी उसके साथ मिलकर एक और कंपनी खोली जिसका नाम था स्क्वायर। और उसके कुछ साल बाद जब जैक अपने मास्टर्स के लिए बाहर गया तब उसने लेखक के साथ एक आइडिया डिस्कस की जिसको हम आज ट्विटर के नाम से जानते हैं। कुछ सालों बाद सेंट लुइस में लेखक एक ग्लास आर्टिस्ट बन गए जो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उनका टेक्नोलॉजी के साथ अब कुछ खास रिश्ता नहीं बचा था। तब अचानक से उन्हें एक कॉल आता है जो था जैक डॉर्से का। उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी ही कंपनी ट्विटर से बाहर निकाल दिया गया है, जिसे सुनकर लेखक को मानो एक धक्का लग गया हो। बेहद परेशान हो गए और वो उसी समय उनसे मिलने सैन फ्रांसिस्को चले गए। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उनके छोटे भाई के साथ विश्वासघात किया हो। वहां पहुंचने के बाद वो मिले, प्रॉब्लम डिस्कस की, हाल ढूंढा और साथ फिर से कुछ नया करने के बारे में सोचा। एक नई आइडिया के बारे में सोचने के लिए उन्होंने काफी वक्त लिया, लेकिन एक बार जब लेखक को अपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव करते वक्त जो एक इशू आया, बस उसी इशू को लेकर उन्होंने तुरंत जैक को फोन किया और उस पे ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू कर दिया। और तब जाकर उन्होंने मिलकर एक और कंपनी बनाई जिसका नाम था द पिरामिड्स। अपने इस आइडिया को उन्होंने कई कंपनीज कॉन्फ्रेंसेस के सामने प्रेजेंट किया। प्रेजेंटेशन इतना सटीक, डिटेल्ड और एक्यूरेट था कि उनके 140 स्लाइड्स के प्रेजेंटेशन में सारे क्रॉस क्वेश्चंस के हल थे। इसलिए उन्हें कभी भी कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं मिला और ना ही ऑब्जेक्शन। सबको आइडिया काफी अच्छा लगा और रिस्पॉन्स भी बेहतरीन था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो चूक रहे थे, जिसे सॉल्व करने उनकी जिंदगी में बॉब की एंट्री हुई। बॉब सेंट लुइस में लेखक के साथ ही काम किया करते थे, जो 1992 शेवरले कोरस का कार चलाता था। उसकी जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, उसका फंडा क्लियर था, जस्ट डोंट गिव अप एंड कीप गोइंग। उसका ये एटीट्यूड उन्हें कई बार देखने मिला। फिर चाहे वो भरी बरसात और बिल्कुल अंधेरे में अपनी पुरानी बेहाल कार चलाकर डेस्टिनेशन तक जैसे तैसे वक्त से पहले पहुंचना हो, या ग्लास ब्लोइंग आर्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहकर भी घर वालों को जो सही लगता है वही करना हो। He just never complains and gives his best in whatever he does. लेखक बताते हैं कि द पिरामिड्स में हमारे कई ट्रायल एंड एरर्स को फिक्स करते वक्त हम कभी भी गिव अप ना करें, इसके लिए टीम में उन्हें बॉब की जरूरत थी और वो बिल्कुल सही भी साबित हुए। बॉब की इंस्पिरेशन के बदौलत उन्हें द पिरामिड्स का एरर भी फिक्स कर लिया। जो छोटे मर्चेंट्स एक्सक्लूड हो रहे थे उन्हें इंक्लूड करके पिरामिड का नया मैसिव बेस का फॉर्मेशन हुआ और उनके इस नए सफर की शुरुआत हो गई। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे जिम और जैक ने एक बेहतरीन पिरामिड बनाया था जिसमें सारे स्मॉल मर्चेंट्स को ऐड करके उनके ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम सॉल्व करने का आइडिया जनरेट किया था। पर बात जब ट्रांजैक्शंस की आती है तो उसके पीछे फ्रॉड नाम की बला भी साथ जरूर आती है, और इसी बात का पता उन्हें अपनी पहले दिन की मीटिंग में ही चल गया था। वैसे अपने बिजनेस का सबसे बड़ा खतरा पहले से ही पता होने के फायदे तो कई थे, लेकिन उससे बचा जा सके इसके चांसेस बहुत कम। वैसे स्क्वायर के शुरुआती दिनों में बस 3 ही लोग थे और एक पेट कैट जोई। जैक ने सर्वर सॉफ्टवेयर के कोडिंग की जिम्मेदारी ली, ट्राइसन ने आईफोन क्लाइंट सॉफ्टवेयर बनाया और लेखक यानी जिम ने कोडिंग छोड़कर बाकी सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली। अब ये मिलकर एक ऐसा क्रेडिट कार्ड रीडर बनाना चाहते थे जिसे कोई भी कभी भी और कहीं भी इस्तेमाल कर सके, यानी एक ऐसा पोर्टेबल स्मॉल कार्ड रीडर जिसे मोबाइल के सॉकेट में लगाओ, कार्ड स्वाइप करो एंड बूम,
योर पेमेंट इज डन। लेकिन जितना आसान ये सुनने में लग रहा था, उतना ही ज्यादा इसे डिजाइन करना, गवर्नमेंट एंड बिग कार्ड कंपनीज ने इससे टाई अप करना और एट द एंड लोगों ने इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल था। ऊपर से ये कॉन्सेप्ट ही इलीगल था, तभी इसे कोई आज तक एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। लेकिन वो कहते हैं ना, ठान ली है तुमने तो अब करके दिखाओ, निकल पड़े हो राह पर तो अब चल के दिखाओ। जब सॉफ्टवेयर फाइनली बनाने की प्रोसेस शुरू हुई, तब उन्हें कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, उनके पास दो ऑप्शंस थे, एक सस्ता वाला और दूसरा कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव। सस्ता वाला ऑप्शन अगर वो लेते तो ट्रांजैक्शन बिल में हर परचेज से सिर्फ स्क्वायर का नाम आता, ना कि जिसे वो पैसे उन्होंने ट्रांसफर किए हैं उसका। लेकिन इस ऑप्शन से उनके लिए आगे कई प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती थी। मर्चेंट्स फेक क्लेम भी कर सकते थे ऑफ नॉट रिसीविंग पेमेंट। इसी चीज के चलते उन्होंने लिटिल एक्सपेंसिव ऑप्शन चूज किया, जिससे कि क्लाइंट के हर परचेज पे रिस्पेक्टिव मर्चेंट नेम और अमाउंट दोनों ही बिल पे आए। ऐसे और कई प्रॉब्लम्स डील करने के बाद भी उनके सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, क्रेडिट कार्ड को उनके कार्ड रीडर पे रीड कैसे करेगा और अटमोस्ट सेफ्टी एंड एक्यूरेसी के साथ। आगे उन्हें हर मोबाइल फोन में रहने वाले ऑडियो जैक का यूज करके कार्ड रीडर बनाने का ख्याल आया, जो कि बाकी सारे एंड्रॉइड फोन्स के लिए तो चल जाता, लेकिन आईफोन के लिए उन्हें पहले 50 अप्रूवल्स एंड सॉफ्टवेयर्स को अप्रूव करना पड़ता और तब जाके वो शायद ही काम भी कर पाता। ऐसे उनके पास एक ही रास्ता था, स्टीव जॉब्स के साथ एक मीटिंग। इस एक मीटिंग के लिए जिम एंड जैक ने दुनिया भर की मेहनत की। स्टीव के लाइक्स एंड डिसलाइक्स को दिमाग में रखकर एक डेमो कार्ड रीडर भी तैयार किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो मीटिंग टाइम पर कैंसिल हो गई। उन दिनों स्टीव जॉब्स की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन निराश ना होते हुए लेखक बताते हैं कि उस एक प्रोटोटाइप को डिजाइन करने में कई ट्रायल एंड एरर्स करके उन्हें काफी कुछ सीखने और समझने मिला। फाइनली प्रोटोटाइप बनने के बाद अब लोगों को इसे एक्सेप्ट करना लेखक का और उनकी टीम का सबसे बड़ा चैलेंज था। इंसान ज्यादातर जो चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं या देखते हैं, उन्हें अक्सर इग्नोर कर देते हैं। ऐसे में एंटरप्रेन्योर्स को किसी नई चीज को इंट्रोड्यूस कराने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग अपनी एक तो हमेशा की आदत को बदल नहीं पाते और नए बदलाव पे ज्यादा भरोसा कर नहीं पाते। इन दोनों केसेस में ऐसे नुकसान सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स का ही होता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था कि किसी बैंकिंग पार्टनर से हाथ मिलाना, जैसे एमेक्स, मास्टरकार्ड या वीजा। काफी मशक्कतों के बाद एमेक्स ने तो हामी भर दी, लेकिन अगर मास्टरकार्ड के साथ कुछ नहीं हो पाया तो कंपनी का डूबना तय था। ट्विटर वाला के नाम पर जैक को काफी मीटिंग्स तो मिल जाती थी, पर किसी बड़े डिसीजन मेकर के साथ मीटिंग फिक्स हो ही नहीं पा रही थी। लेकिन एक दिन लेखक रायन गिलबर्ट से मिले, जिसने रिसेंटली अपनी रेंट कलेक्शन कंपनी मास्टरकार्ड को बेची थी। बस फिर क्या था, उसके जरिए उन्हें एक बड़ा कॉन्टैक्ट मिला और मीटिंग भी फिक्स हो गई। अब साल भर प्रेजेंटेशन दे देकर ऐसे भी जैक एंड जिम अब काफी प्रो एंड कॉन्फिडेंट तो हो ही चुके थे, इसलिए उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन नियरली परफेक्ट दिया। अब एंड में जब कैच उनके सामने आया तो उन्होंने तुरंत सवाल किया कि ऐसा करना हमारी पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है। लेखक ने सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरी। उस 20 सेकंड के पॉज के बाद वो चीफ बोला कि लगता है हमें अब पॉलिसी बदलनी होगी। उन्होंने अपनी टीम की तरफ देखा, उनकी टीम ने भी तुरंत ही हामी भर दी और सब कुछ मानो जैसे केक वॉक की तरह एग्जीक्यूट हो गया। लेखक बताते हैं कि उस दिन बस इसी एक आह ने हमारी खुशी जता दी थी। अब आखिरी बारी बस ये थी कि इस कंपनी का वो क्या नाम सोचे। काफी सोचने पर लेखक के मंगेतर और जैक ने स्क्विरल नाम सोचा, जो कि काफी क्यूट, स्मॉल एंड ऑलवेज ऑन द रन को दर्शाता था। लेकिन जैक को पता चला कि ये नाम की टर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और तब जाकर फाइनली स्क्वायर अप नाम दिया गया। वैसे देखा जाए तो इसका काम भी तो वही था, स्क्वेयरिंग अप ऑल द ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम्स एंड क्वेरीज एंड डू समथिंग फेयर।
भले ही आगे जाकर squareup.com नाम का square.com कर दिया गया हो, लेकिन लेखक बताते हैं कि आज भी इंटरनल मेल्स में @squareup.com ही लिख कर आता है। तो ऐसी रही स्क्वायर की खूबसूरत जर्नी, जिससे हमने काफी कुछ सीखा। फिर चाहे वो बिना हार माने डटे रहना हो, निरंतर प्रयास करना हो, हर एक मुश्किल से बस सीख लेके आगे बढ़ना हो, या अपने गोल के प्रति फोकस्ड रहना हो। तो आपको इनमें से कौन सी बात दिल को छू गई या सही लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। स्क्वायर कंपनी तो अब शुरू हो गई, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी थी जिसमें आने वाली कोई भी प्रॉब्लम्स या इशू के लिए लेखक और उनके दोस्त जैक के पास न कोई एग्जिस्टिंग रिसर्च थियोरी थी, न केस स्टडी, और ना ही कोई एक्सपीरियंस्ड गाइडेंस। लेखक बताते हैं कि सबसे आसान कॉपी करना होता है, और हो सके वहां तक इस कंपनी फॉर्मेशन के लिए उन्होंने की भी, जैसे कैफेटेरियाज, एचआर पॉलिसीज, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी एंड एक्सेट्रा। लेकिन रियल टाइम इश्यूज के लिए ना कॉपी कर सकते थे और ना ही किसी का सहारा। सब कुछ जैसे सोचो, इनोवेट करो, एग्जीक्यूट करो और यही प्रोसेस रिपीट करो। बस इसी फॉर्मूले ने न जाने कितने प्रॉब्लम्स सॉल्व भी होते थे, उस नए सॉल्यूशन के साथ नए प्रॉब्लम्स भी आते थे, और उसका सॉल्यूशन भी अपने साथ और एक नई प्रॉब्लम ले आता था। इसी चेन से बने स्टैक को लेखक यहाँ इनोवेशन स्टैक का नाम देते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि इनोवेशन स्टैक बनाने का मतलब ऐसा है मानो जैसे पायनियर्स बिना मैप के बस घूमते रहते हैं अपनी मंजिल की खोज में। सभी लोगों में ये इनोवेटिव हेडसेट जैक क्रेडिट कार्ड रीडर बेहद पॉपुलर होने लगा। लोग उसे द इनोवेशन कहने लगे। लेखक जिम बताते हैं कि इसका राज शायद इसकी सिंप्लिसिटी में था। उन्हें लगता था कि इसका यूज, इसका प्रोसेस एंड साइनिंग फॉर्मेलिटी इतनी आसान होनी चाहिए कि एकदम साधारण इंसान को भी इसे समझने में कोई दिक्कत ना आए। और यही सोच उनके मित्र जैक की भी थी। तभी तो ना कोई हिडन फीस थी, इजी टू यूज, इजी टू कैरी एंड इजी टू अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन था, जिसे लोगों ने खूब सराहा और मानो लोग ही उनकी सबसे बड़ी सेल्स फोर्स बन गए। उनका दूसरा सबसे अच्छा डिसीजन था फ्री साइन अप। फ्री का कुछ भी पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, और बस यही स्ट्रैटेजी काम भी आ गई। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने साइन अप किया और उसके बाद इवन सिंपलर वे ऑफ यूज ने उसे और भी प्रचलित कर दिया। उसके बाद बारी आती है सुपर कूल हार्डवेयर की। लेखक बताते हैं कि 2009 में जो क्रेडिट कार्ड रीडर $950 में बिकता था, जो कि दिखता भी किसी ऑर्थोपेडिक शू की तरह ही था, तब स्क्वायर के क्रेडिट कार्ड रीडर्स सिर्फ 97 सेंट में बनते थे, यानी $1 से भी कम कीमत में, और दिखने में भी सबसे कूल। तो जाहिर है उस वक्त इसकी क्या डिमांड रही होगी, हम अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। स्क्वायर के उन दिनों ये डील इतनी बेहतरीन थी कि मानो सभी को इस पे शक होने लगा था, क्योंकि उन्हें इतने चीप रेट्स में एक मास्टरपीस जो मिल रहा था। लेखक आगे बताते हैं कि उनकी अगली खासियत रही नो कॉन्ट्रैक्ट्स। इससे लोग उनसे बंधे नहीं थे, वो कभी भी ज्वाइन या एग्जिट कर सकते थे। लेकिन उनके ट्रांसपेरेंसी, सिंप्लिसिटी और इजी हैंडलिंग ने मानो उनके कस्टमर्स हमेशा के लिए उनसे बांध लिए थे, वो भी बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, जो कि अपने आप में सक्सेस की सबसे बड़ी निशानी थी। ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के झंझट और निकल कर जाने वाले कस्टमर्स को रोकने के लिए कॉल्स या ऑफर्स देने जैसी भी झंझट उन्हें नहीं करनी पड़ी। और एक सबसे दिलचस्प बात इस कंपनी की क्या थी, आप जानते हैं? कि इनके पास कोई लाइव सपोर्ट नहीं था। जी हाँ, आपने सही सुना। क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन जैसी पेचीदा चीज के लिए तब कोई भी लाइव सपोर्ट नहीं था। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि तब लोग इतने पेशेंस के साथ कैसे रह लेते थे। तो इसका जवाब भी आपको बता दूं कि उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल इतनी क्विक और सटीक थी कि कभी कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं। हार्डवेयर भी इतना आसान बनाया था कि किसी को भी आसानी से समझ आ जाए, तो लाइव सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर फिर भी कोई इशू आते तो कस्टमर्स को सिर्फ एक मेल आईडी दिया गया था, जिससे वो अपनी समस्या का समाधान पा सके।
जिसके लिए लेखक ने कुछ 4-5 फास्ट टाइपिस्ट की टीम अपॉइंट कर रखी थी। दैट्स इट। और इसलिए उन्हें कॉन्स्टेंटली इनोवेशन करते रहने पड़े ताकि दिक्कतें कम आए और कस्टमर सर्विस की जरूरत भी कम होती जाए। अब सबसे आखिरी और बेहतरीन फीचर जिसने सिर्फ कस्टमर्स का ही नहीं तो मिलियंस ऑफ स्मॉल मर्चेंट्स का भी दिल जीत लिया, क्योंकि स्क्वायर बाकी क्रेडिट कार्ड रीडर्स की तरह पेमेंट मर्चेंट्स तक पहुंचाने में कई दिन या हफ्ते नहीं लगाता था। उन्हें फास्टेस्ट पेमेंट करके उस वक्त इतिहास में मानो अपना नाम लिख दिया था, क्योंकि मर्चेंट्स को पेमेंट कई बार उसी दिन भी मिल जाते थे, जिसमें कुछ बैंक्स ने कस्टमर्स पे विश्वास करने में झिझक दिखाई, लेकिन इवेंचुअली जिम एंड जैक ने उसे भी आसानी से मना लिया। लेखक बताते हैं कि इस पूरी प्रोसेस के दौरान उन्हें कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन और नई प्रॉब्लम्स और उसके नए सोल्यूशन और उससे आने वाली नई प्रॉब्लम्स और उसके सोल्यूशन के लिए अपने कई दिन, रात, महीने और सालों देने पड़े। कई पर्सनल इवेंट्स, करीबी व्यक्ति भी गवाए। सब कुछ कॉन्स्टेंटली चेंज होते जा रहा था, कठिन होते जा रहा था, लेकिन उनके पास रास्ता तो एक ही था, सर्वाइवल। अब तक हमने जाना स्क्वेयरिंग अप का मतलब। अब इस एपिसोड में हम जानेंगे स्क्वायर ऑफ का मतलब। स्क्वायर ऑफ यानी शुरुआत एक जंग की। हर एंटरप्रेन्योर की जिंदगी में इस बात का डर शुरुआती दिनों में सताता रहता है कि कहीं एक गलती की वजह से भूखमारी का सामना ना करना पड़े। इसलिए दिन रात एक कर अपनी एक जगह बनाना बस यही एक ध्येय रह जाता है। और वही लेखक जिम एंड जैक के साथ भी हुआ। इसी डर के चलते सिर्फ उन्होंने ही नहीं तो पूरी टीम ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। लेखक आगे बताते हैं कि भूखमारी की इस समस्या से तो फिर भी एक बार तुम निपट लोगे, लेकिन आगे उससे भी बड़ी एक समस्या आपका इंतजार कर रही होती है, और वो है प्रेडेटर्स यानी शिकारी की। आपके अच्छे बिजनेस को नीचा दिखाने, नीचे गिराने या बुरी तरह से डुबाने आपकी कंपटीशन दरवाजे पे खड़ी ही होती है, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो। लेकिन सोचिए कि समुंदर की एक छोटी सी मछली को खाने अगर वहां की सबसे बड़ी शार्क आ जाए तो? जी हाँ, अपनी सर्वाइवल, अपग्रेडेशन, लाइव कस्टमर सपोर्ट जैसे कई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स झूंझते वक्त ही एक शाम अचानक कोई स्क्वायर का दरवाजा खटखटाता है। खोलने पर एक डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर खड़ा था। वो था जेफ बेजोस का पहला वार। जी हाँ, अमेज़न, एक ऐसी कंपनी जिसके नाम से भी इंडस्ट्रीज की रूह कांपने लगती है। एक ऐसी कंपनी जिसमें बड़ी कंपनियों को बर्बाद करने की ताकत है। उसी अमेज़न ने आज स्क्वायर के दरवाजे पे भी दस्तक दे दी थी। बॉक्स के खोलने पर उसमें मिला एक बेहतरीन मोबाइल क्रेडिट कार्ड रीडर। उस बॉक्स के खुलते ही मानो स्क्वायर की हवा ही बदल चुकी थी। ऐसी सिचुएशन में एक तो कोई डिमोटिवेट होता है या फिर इग्नोर कर देता है, लेकिन उस दिन जिम ने एक अजीब सा सन्नाटा स्क्वायर में महसूस किया। उसके बाद कई बोर्ड मीटिंग्स हुई, कई पास्ट रिसर्चेस को ढूंढा गया जहां ऐसी बड़ी कंपनीज को किसी छोटी कंपनी ने बीट किया हो। हर वो चीज सोची, सुनी और डिस्कस भी की, लेकिन फाइनल कंक्लूजन था कि कुछ भी नहीं करना है। जी हाँ, हमने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि अब हम जवाब नहीं देंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। सच कहे तो अमेज़न का कार्ड रीडर काफी अच्छा था। कार्ड उसमें लगाने पर कार्ड वॉबल भी नहीं होता था, जो प्रॉब्लम हम फेस कर चुके थे। हमारी डिजाइनिंग टीम ने कई ट्रायल एंड एरर के बाद ये डिसीजन बनाया था। भले ही अमेज़न का कार्ड रीडर अच्छा था, पर हमारा बेटर एंड कूलर ज्यादा था। हमारी डिजाइनिंग स्ट्रैटेजी में बेस्ट फिट से ज्यादा कूल लुक्स को इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया गया था। तो हम बस अपनी स्ट्रैटेजी और गट फीलिंग पे टिके रहे, ना कोई चेंजेस किए और ना ही कोई अपग्रेडेशन सिवाय लाइव कस्टमर सपोर्ट के। उस साल जब वैलेंटाइंस डे पर जिम और जैक अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बाहर गए थे, तब उन्होंने एक चैलेंज लिया। उन्होंने एक पैक्ट बनाया कि अगर हम यानी स्क्वायर अगली साल तक टिक गया तो हम आज ही के दिन शैंपेन की बोतल उड़ाएंगे, और अगर डूब गया तो स्ट्रीट फूड यानी हॉट डॉग खरीद के खाएंगे। उनके इस पैक्ट ने मानो उनके अंदर की इस आग को कभी बुझने ही नहीं दिया, और ये आग सिर्फ उन्हीं में नहीं तो पूरी टीम में दिखाई देने जाने लगी।
ये इतनी तेज थी कि अगर आप कुकर में चावल या पानी डालकर ले आए तो उनके कॉन्फ्रेंस रूम की हीट में चावल पक जाने तक की भी ताकत थी। बस इसी आग के चलते वो लगातार काम करते रहे, एम्प्लॉयज हायर करते रहे, हर हफ्ते 10% की ग्रोथ से बढ़ते रहे और करीब 4 साल बाद एक दिन अचानक हैलोवीन की रात में एक और सेम स्माइली बॉक्स लेकर एक डिलीवरी बॉय आता है जिसमें एक लेटर होता है। उसमें लिखा होता है कि अमेज़न अपने प्रोडक्ट को अब डिसकंटिन्यू कर रहा है। ये पढ़कर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। ऐसा क्या हुआ होगा कि जेफ बेजोस जैसे जायंट शार्क ने हार मान ली? इस सवाल का जवाब हम भले ही आज तक नहीं जान पाए, लेकिन और एक सवाल का जवाब भी आज तक हमारे पास नहीं है कि स्क्वायर में ऐसी कौन सी अलग बात थी जो ये कर पाई। लेकिन हाँ, जिम इतना जरूर जान गए थे कि स्क्वायर से जब पूरी दुनिया को वर्चुअली देखने की कोशिश की तो बाकी सब एक जैसी ही नजर आ रही थी। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे स्क्वायर ने अमेज़न जैसे जायंट वेंचर को भी हरा दिया था, जिसका कारण उन्हें खुद ही पता नहीं था। और आज इसी कारण को हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में। एक्चुअली इस कारण को जानना राइटर जिम के लिए भी बेहद जरूरी हो गया था। इस बात का उन्हें गुस्सा भी था, क्यूरियोसिटी भी थी और शायद ऑब्सेशन भी। राइटर को ऐसा बार बार लग रहा था कि ऐसा उनकी टीम में क्या ओरिजिनल, क्या यूनिक था जो उन्हें करने में कामयाबी दिला पाया। कई बार सोचने और समझने के बाद जब उन्हें फाइनली समझ आया कि एक्चुअली ओरिजिनलिटी ढूंढनी थी ही नहीं, ढूंढना तो था एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट। इस सवाल का जवाब तो कब से उनके आंखों के सामने ही मौजूद था, बस समझ थोड़ा देर से आया। लेकिन आप अगर अभी भी नहीं समझे तो चलिए डिटेल में इस पे बात करते हैं। लेखक बताते हैं कि किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस का फॉर्मूला भी एक फॉर्मूला ही होता है। ना कोई बुलेट पॉइंट्स होते हैं और ना ही कोई बुक, ना कोई चेकलिस्ट और ना ही चेक्स। आज हम आपको आपके गोल के 100% सक्सेस का, अपने सपनों को पूरा करने का एक ऑथेंटिक उपाय बताने जा रहे हैं। तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? तो वो फॉर्मूला है दूसरों की कॉपी करो। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, दूसरों की कॉपी। इस पर अब आप हंसे, सोचे, समझे या जो चाहे वो करे, लेकिन ये वो सच है जो हम अपने मां की कोख में थे तब से जीते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि ये सृष्टि का निर्माण भी उसी का एक हिस्सा तो है। हर एक चीज ने अपनी तरह दूसरी को जन्म दिया है, फिर चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधे हो, जानवर हो या पक्षी या कोई बिजनेस। यहां पर कोई कॉपी करके ही अपना गुजारा कर पा रहा है। अब बात एक बच्चे की ही क्यों ना हो, जिस घर में वो जन्मा है उस घर की भाषा से लेकर पहनावा, सोच और दृष्टिकोण भी वो अपने बड़ों को देखकर ही तो सीखता है। स्कूल में भी हर बच्चा हर साल वही सीखता है जो उससे पहली बैच ने सीखा। यूनिवर्सिटी, पीएचडी का सिलेबस भी हर साल हर बच्चा कॉपी ही तो कर रहा है। कॉपी करना हमारी जीवन सृष्टि का मूल है और इसी मूल के आधार पर हम हमारी जिंदगी भी जीते आ रहे हैं। ये सब हम इतने ऑब्वियस वे में सीख या कर जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन लेखक का मानना है कि कॉपी करना अच्छा है, लेकिन कुछ अलग करना एक नई सोच और समझ को निर्माण करने जैसा है। आप जितना कॉपी करते रहेंगे, समाज में आपको उतनी ही ज्यादा इज्जत होगी और कद्र भी। लेकिन जिस दिन आपने कॉपी ना करके कुछ अलग करने की ठानी, उस दिन से ना समाज आपका साथ देगा और ना ही हमारे चाहने वाले। लेकिन ऐसा करने वाले ही एक नई विचारधारा को और नए युग को जन्म देते हैं। और ऐसे लोगों की वजह से ही तो द्वापार युग से सतयुग, सतयुग से कलयुग का निर्माण हुआ है। और ये गलत नहीं हुआ है, बल्कि समय की जरूरत के अनुसार बदलाव भी जरूरी हो जाता है। और यही बदलाव तो हमें हमारी स्वतंत्रता का एहसास दिलाता है। इसी बात को बिजनेस टर्म में समझाते हुए लेखक अपनी पुरानी दोस्त गरुटी की उस समय की फेमस रेस्टोरेंट शेक शैक का उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि शेक शैक उस समय का सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट था
इसका कारण पूछने पर वो बताती थी कि हमारे यहाँ सब्जियां, मीट, फिश सब कुछ वहीं से आता है जहां से बाकी सारे रेस्टोरेंट ओनर्स खरीदते हैं। इनफैक्ट मेरे चीफ शेफ और बाकी कुक्स भी यहाँ वहां के रेस्टोरेंट्स के बेस्ट कुक्स ही थे, जिन्हें मैं बस यहाँ ले आई। लेकिन अगर फर्क कहीं पड़ा तो वो हर रोज बैठकर हमारे मेन्यू कार्ड को अपडेट करने पर हम जो चर्चा करते रहे, एग्जीक्यूट करते रहे और उसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश में कई ट्रायल एंड एरर्स करते रहे, उसमें था। हमारी यही बात और हमारी हॉस्पिटैलिटी कब गेम चेंजर बन गई हमें खुद ही पता नहीं चला। और देखिए ना, स्क्वायर ने भी तो बिल्कुल यही किया था। उन्होंने भी कॉपी की थी। टैलेंट तो उन्होंने भी बड़ी रेप्यूटेड कंपनी के हायर किए थे। मार्केट में उन्हें टक्कर देने बड़ी शार्क भी आ गई थी। लेकिन इन सभी के बावजूद स्क्वायर की पूरी टीम बस हर दिन बोर्ड मीटिंग्स में बैठकर अपने इस गैजेट को और भी बेहतर, अफोर्डेबल, कूलर कैसे बनाए, इस चर्चा के आधार पर और एग्जीक्यूशन पर ही तो वो आज इतनी बड़ी शार्क को मात दे पाए। उनके कंटिन्यूअस ट्रायल्स एंड एरर ने मार्केट में उनकी एक अलग पहचान बना दी थी। उनकी टीम के पास ओरिजिनल, यूनिक ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो था वो था जज्बा उसे बेहतर से और भी बेहतर बनाने का। आज के इस एपिसोड में हम बताने जा रहे हैं इनोवेशन स्टैक का एक ऐसा एग्जाम्पल जो हिस्ट्री में अपना नाम अमर कर गया है, जिसकी छाप आज भी बैंक ऑफ इटली के नाम से मजबूत है। आज जब भी हम बैंक का नाम लेते हैं, हमें अकाउंट, सेविंग, चेक, लोन जैसे कई नाम याद आते हैं, लेकिन ये नाम, ये लिबर्टी कई दशकों पहले की गई इनोवेशन स्टैक का ही तो नतीजा है। लेकिन एक मिनट, अगर आप सोच रहे हैं कि बैंक रिलेटेड स्टोरी है तो थोड़ी बोरिंग होगी, तो मैं बता दूं कि ये स्टोरी आपकी आज तक की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी में से भी एक हो सकती है। तो इस एपिसोड को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी की एंड में शायद आपको भी आपका हीरो या मेंटोर मिल जाए। तो ये कहानी है एपी जिनेनी की। एपी जिनेनी के माता पिता 1869 में सैन जोस, कैलिफोर्निया में आए थे। तब उन्होंने एक छोटा सा फार्म खरीदा और खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे। एपी उनके सबसे बड़े बेटे थे। फार्म में अपने माता पिता को मदद करके ही बड़े हो रहे थे, तब अचानक कुछ पैसों के चलते उन्होंने अपने सामने 6 साल की उम्र में अपने पिता का अपनी आंखों के सामने मर्डर देखा। उस उम्र में ही पैसों के कई रंगों से एपी वाकिफ हो चुके थे। उनकी मां ने उन्हें और उनके बड़े भाई को बड़ा किया और कुछ सालों में ही वहां के ट्रेडर लॉरेंजो स्कैटेना से शादी कर ली। प्रोड्यूस ट्रेडिंग उन दिनों काफी चलने वाला बिजनेस था। एपी ने वो बिजनेस ज्वाइन कर लिया और मानो उन्हें उसका चस्का लग गया। एपी के काम करने का तरीका एकदम ही लेजेंडरी था। किसानों के साथ वेजिटेबल्स की डील करने के लिए वो सूरज उगने से भी पहले उठकर पहुंच जाते थे और सही दाम में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते थे। एक दिन उसने देखा कि उसके कॉम्पिटिटर्स उससे पहले ही निकल पड़े हैं। रास्ता एक ही था, ब्रिज के ऊपर से जाने का, लेकिन अगर वही रास्ता अपनाते तो उनसे पहले पहुंचना नामुमकिन था। तो उन्होंने घोड़े लिए, उन पर बैठे और अपने कड़े सिर के ऊपर पकड़कर नदी तैरकर आगे निकल लिए। उनके सूखे हुए कॉम्पिटिटर जब तक कि फार्म पे पहुंचते, वो किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर चुके थे। ऐसे कई दिल दहला देने वाले किस्से वो आए दिन करते रहते थे। लेखक जिम बताते हैं कि उनकी जिंदगी भी काफी हद तक ऐसी ही रही है। कई सिमिलैरिटीज उन्हें खुद में और एपी में दिखती है। भले एपी को अपना मेंटोर मान चुके थे, लेकिन उनकी जिंदगी में काफी हद तक सिमिलैरिटीज भी थी। और वो मजाक में ये भी कहते हैं कि एपी जैसा ही एक धुरंधर बड़ा भाई उन्हें हमेशा से चाहिए था, जो बुलीज से उनकी रक्षा कर सके। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। करीब 31 की उम्र में एपी के पास अब इतना पैसा हो चुका था कि वो रिटायरमेंट ले ले, जो उन्होंने ली भी, और एक बैंक के सदस्य बन गए। लेकिन वो बैंक कभी भी जरूरतमंदों को कुछ लोन नहीं देती थी, मानो बैंक सिर्फ अमीरों के लिए ही थी। तब उन्होंने कुछ प्रपोजल्स बाकी डायरेक्टर्स के सामने रखे, लेकिन किसी ने भी उनकी एक न सुनी। फिर वहां से निकलकर वो दूसरे गांव आ गए और वहां अपने बैंकर दोस्तों से मिलकर उनसे पूरी जानकारी पाकर एक नई बैंक का निर्माण किया। वो उस जमाने की ऐसी पहली बैंक थी जो गरीबों को भी लोन देती थी, सबके बैंक अकाउंट्स खोलने और सेविंग करने के नए तरीके सुझाती थी। तब एडवर्टीजमेंट का कोई चलन नहीं था, लेकिन एपी की इस बैंक ने उस जमाने में भी एड बनाई थी।
लोगों को इसकी सुविधाएं और फायदों के बारे में अवेयर किया था। तब वो बैंक ऑफ इटली के नाम से जानी जाती थी और आज वो वही बैंक है जो बैंक ऑफ अमेरिका के नाम से जानी जाती है। आगे इस बैंक ने सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि कई देशों को लोन दिए, नए नए तरीकों से वाकिफ कराया। आज बैंक में जो कुछ भी बेसिक्स हम जानते हैं वो सब एपी ने इन्वेंट किए तरीके ही थे। जिम यहाँ उनकी और अपनी सिमिलैरिटीज को दर्शाते हुए बताते हैं कि उन्होंने भी ऐसे ही दुनिया के परे जाके कुछ ऐसा सोचा जो एग्जिस्ट नहीं करता था। मोबाइल क्रेडिट कार्ड रीडर। उन्हें भी पहले कई लोगों के रिजेक्शंस एंड फेलियर्स का सामना करना पड़ा। उन्हें भी इस बात की कोई आइडिया नहीं थी कि वो जो कर रहे हैं या सोच रहे हैं वो सही होगा भी या नहीं, लोग उसको अपना पाएंगे भी या नहीं। लेकिन बस इस बात का जुनून था कि लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फोकस ऑन द लिटिल फेलो, बैंकिंग फॉर वुमेन, लो रेट्स, डायरेक्ट सेल्स फोर्स, एडवर्टाइजिंग, एक्सपांडेड आवर जैसे कई मेन की पॉइंटर्स अपना बेसिक मोटिव बना के ही एपी भी लड़े और जिम भी। लेखक बताते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ना, रिसर्च करना, जानने या सीखने की कोशिश नहीं तो उन्हें ऐसी कई लेजेंडरी स्टोरीज देखने या सुनने का मौका मिला। तभी तो वो बैंकिंग जैसी बोरिंग इंडस्ट्री में भी एक दिलचस्प स्टोरी आपके सामने ला पाए। तो उम्मीद करते हैं आपको इससे कुछ सीखने तो जरूर मिला होगा और जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा था, आपको आपका एक असली हीरो देखने भी मिल ही गया होगा, है ना? इनोवेशन स्टैक की पावर दर्शाने के लिए लेखक यानी जिम ने हमें पिछले एपिसोड में बैंक ऑफ इटली के फाउंडर एपी जिनीनी का एग्जाम्पल दिया था। लेकिन लेखक बताते हैं कि एपी जिनीनी खुद ही इतने पावरफुल इंसान हैं, इतने फियरलेस हैं कि उनका ये एटीट्यूड ही इनोवेशन स्टैक की पावर को भी डोमिनेट कर देता है। तो इसलिए उन्होंने कोई दूसरा एग्जाम्पल और दूसरी इंडस्ट्री ढूंढना शुरू कर दी जिसमें वो पावर ऑफ इनोवेशन को दर्शा सके और साथ ही वो कोई एपी जिनीनी जैसे केप पहने घोड़ों पे भागने वाले शूरवीर योद्धा की तरह ना होकर एक नॉर्मल इंसान की तरह ही दिखे और सीमा में रहकर ही अपने कारनामों से इतिहास बना दे। तब जाकर उनके सामने एक आया नया नाम, आइकिया। उसकी कहानी की शुरुआत करते हुए लेखक बताते हैं कि एक दिन 1943 में 17 साल का स्वीडिश लड़का जिसका नाम था इंगवार कैम्प्राड अपनी साइकिल पर बैठकर फार्म से शहर तक गया और 10 क्रोना नोट देकर एक फॉर्म भरकर उसे अगुनारिड सिटी काउंसिल भेज दिया और तभी से आइकिया की शुरुआत हुई। शुरुआत में तो उन्होंने माचिस के डिब्बे ही बेचे जिसमें उनकी आंटी ने उनका साथ दिया था। फिर उन्होंने फाउंटेन पेन बेचने शुरू कर दिए जिसे ट्रेन से साउदर्न स्वीडन पर छोटी शॉप में बेचने जाते थे। फिर धीरे धीरे अगले 5 साल तक आइकिया ने वो किया जो हर इंडस्ट्री करती है, कॉपी। अपने कंपटीशन की हर चीज कॉपी करके उन्होंने बेचना शुरू कर दिया और ऐसे ही वो मेल ऑर्डर बिजनेस बन गए। उस वक्त उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था गुनार्स फैब्रिकर जिसने फर्नीचर बेचना शुरू कर दिया और वही आइकिया ने कॉपी भी किया। अब सेम मॉडल, सेम डिजाइन्स, बस कंपटीशन थी तो प्राइस में। और इसी कंपटीशन के चक्कर में आइकिया अपनी प्राइस के साथ क्वालिटी और मार्केट में अपनी इमेज भी डिग्रेड करती चली गई। इतनी कस्टमर्स कंप्लेंट्स और केसेस की वजह से आइकिया को फर्नीचर इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया था। इस सर्वाइवल थ्रेट के चलते आइकिया को बाउंस बैक करना बेहद जरूरी हो चुका था। सप्लायर से लेके कस्टमर तक हर जगह बैन होने की वजह से मानो शुरुआत ही स्क्रैच से करनी पड़ी। अब इसको अपना वीक पॉइंट बनाने के बजाय उन्होंने इसे अपनी ताकत बना ली। अगर फैक्ट्री प्रोडक्शन के लिए स्वीडन उनके लिए बैन था तो पोलैंड जैसी जगह उन्होंने चुनी जो कंपैरेटिवली सस्ती भी थी और काफी कारीगर भी कम पैसों में काम करने के लिए तैयार थे। ऐसे में उनके पास एक और प्रिविलेज था कि वो अपनी खुद की डिजाइन्स बनाए जिसकी प्रेरणा उन्हें मिलान फर्नीचर फेयर से मिली थी। क्वालिटी चेक से लेकर मॉडर्न डिजाइनिंग सब कुछ उन्होंने खुद ही किया और शुरुआत एक पुरानी खंडर जैसे दिखने वाली बिल्डिंग पे थोड़ा काम करके की। उन्हें अब अपने प्रोडक्ट्स लोगों को खुद दिखाने थे, उन्हें टच एंड फील करा के क्वालिटी अश्योरेंस दिलाना था और आप यकीन नहीं करेंगे उसके लॉन्च के दिन ही सैकड़ों लोग लाइन में खड़े होकर उनके फर्नीचर खरीदने आए थे।
जब उन्हें क्वालिटी अश्योरेंस मिला, मॉडर्न डिजाइन्स मिले, तब डिमांड भी इतनी बढ़ी कि वो आइकिया को पूरी कर पाना भी मुश्किल हो गई थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने कैटलॉग, शोरूम, ओवरसीज मैन्युफैक्चरिंग, एफिशिएंट फैक्ट्रीज, सेल्फ असेंबल्ड फर्नीचर, कस्टम डिजाइन, इंटरचेंजेबल पार्ट्स, ग्लोबल चेन, वेयरहाउस शोरूम और सबसे जरूरी और आइकिया की खासियत लो प्राइस जैसे स्ट्रैटेजिक एंड मोस्ट इफेक्टिव आइडिया के इनोवेशन स्टैक्स अपनाए और अपने सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहे। एक 17 साल के लड़के को जिस इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया था, आज वो उसी इंडस्ट्री का बेताज बादशाह कहलाया। लेखक बताते हैं कि उन्हें पर्सनली कैम्परेड के साथ मिलकर उनका इंटरव्यू लेना था, लेकिन उनकी इस बुक के रिसर्च के दौरान ही उनका देहांत हो गया और ये मौका उन्हें मिल नहीं पाया। किसी सक्सेसफुल स्ट्रगलर की स्टोरी भले ही हमें कहीं से भी मिल जाए, लेकिन उनसे बात करके, उनके मुंह से उनके एक्सपीरियंस को सुन के जो किक या थ्रिल मिलती है, वो किसी और चीज में नहीं। खैर, लेकिन इनोवेशन स्टैक की पावर के लिए ये एक माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल जरूर है। ऐसे ही एक और इंडस्ट्री और माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी के साथ हम फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। अपने ग्लास ब्लोइंग का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए लेखक जिम बताते हैं कि ग्लास ब्लोइंग में टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। लीनो टाग्लिया पिएट्रा, एन इटालियन आर्टिस्ट जिसे ग्लास ब्लोइंग का मास्टर कहा जाता है, और ये मास्टर यानी सच में एक लौता मास्टर है। आप किसी भी सीए, इकोनॉमिस्ट, इंजीनियर को एक्सपर्ट कह सकते हैं, लेकिन एक लौता एक्सपर्ट या मास्टर कह पाना मुश्किल है। लेकिन लीनो के साथ ऐसा कह सकते हैं। उनका टाइमिंग इतना परफेक्ट था कि मानो लीनो टाइमिंग के हिसाब से नहीं, टाइमिंग लीनो के हिसाब से चल रहा हो। और ये ऐसा अद्भुत अनुभव जिम को भी मिला जब ग्लास ब्लोइंग में फुटबॉल पर रखने में उन्हें बहुत मुश्किल हो रही थी। हजारों बार ट्राई करने के बावजूद भी वो 5% टाइम सक्सेसफुल हो पाते और बाकी टाइम फेल। बस जब इस सवाल का जवाब उन्होंने लीनो से मांगा तो उन्होंने सबसे पहले तो बोल बनाने को कहा, जो कि जिम के लिए काफी आसान था, और उन्होंने उसे प्रॉम्प्टली भी किया। फिर उन्हें एक फुट बनाने लगाया, जो कि और कुछ नहीं तो तपता हुआ ग्लास होता है जिसे एक टेनिस बॉल का शेप दे दिया जाता है। फिर लीनो ने उस फुट को उस बॉल पे रखने को कहा, जिसके लिए जैसे ही जिम आगे बढ़े उन्होंने तुरंत उन्हें वेट कहकर रुकाया। और फिर जिम को मिला अपने उस सवाल का जवाब। उस कुछ सेकंड्स के पॉज के बाद जब लीनो ने कहा कि अब रखो, तब वो फुट उस पे परफेक्टली लैंड भी किया और सर्वाइव भी। लेखक बताते हैं कि सालों तक वो इसका जवाब हाउ में ढूंढ रहे थे, जबकि जवाब तो व्हेन में छिपा था। और ऐसा ही हम सभी के साथ भी कई दफा होता है। हमारी स्कूल में भी हमें हाउ यानी कैसे किया जाए ये सिखाया जाता है, लेकिन व्हेन यानी कब, इसका जवाब तो हमें बस हमारे अनुभवों से मिलता है। क्योंकि हमें ये कैसे सीखना है भले ही हम इसका जवाब जान ले, लेकिन हमें ये कब करना है जो हमें मैक्सिमम सक्सेस दिला सके, ये सिर्फ और सिर्फ वक्त ही बता सकता है। लेखक बताते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, अपने आप से ये पूछे कि इसकी शुरुआत कब से करें, जिसके सिर्फ 2 ही जवाब हो सकते हैं, एक तो अभी या फिर बाद में, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स अभी ही इसका सही जवाब होता है। एक बहुत ही अच्छी और सटीक बात लेखक यहाँ बताते हैं कि अक्सर हम किसी भी बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की जब सोचते हैं और उसके सक्सेस रेट के लिए जब हमारे पास कोई पास्ट रिकॉर्ड या स्टैक नहीं होता, तब भले ही डर, नर्वसनेस का लेवल ज्यादा हो, लेकिन वही सही वक्त होता है उसे एग्जीक्यूट करने का, क्योंकि तब आप ये सोचने वाले पहले होते हैं। इसलिए उसके एग्जीक्यूशन के कोई स्टैक्स आपके पास नहीं है और आपका सक्सेस रेट भी हाई होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन वही जब आपके पास ऐसे स्टैक्स मौजूद है, तब आप उसमें जाने वाले पहले ना होकर अपने सक्सेस रेट का भी रेशो कम कर देते हैं। वैसे हर बार ये कंक्लूजन भी सही साबित हो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑकवुड, फेसबुक से भी पहले सोशल नेटवर्किंग साइट्स थी, लेकिन उन्हें रिकॉग्निशन तक नहीं मिला। बावजूद इसके कि इस आइडिया को सोचने वाले वो पहले थे, जैसे फ्रेंडस्टर, जियोसिटीज एक्सेट्रा। तब यहां जिसने साथ नहीं दिया वो थी टाइमिंग। जी हाँ,
तब हमारे पास मोबाइल फोन ही नहीं थे कि हम हर मिनट की अपडेट अपने पास रख सके, और इतने कम दाम में। इसलिए तब उनका बिजनेस कुछ भी खास ना कर पाया। लेकिन जब फेसबुक ने एंट्री ली, तब तक मोबाइल फोन हर टीनेजर के हाथ तक पहुंच चुका था। और फिर उस रेस में इंस्टाग्राम को आगे बढ़ते देख मार्क जकरबर्ग का उसे भी टेक ओवर कर लेना टाइमिंग की दूसरी सबसे बड़ी मिसाल है। टाइमिंग के साथ अपॉर्चुनिस्ट सबसे डेडली कॉम्बिनेशन है, जो बड़े से बड़े दिग्गजों को समझने में काफी वक्त लग गया। तो हम और आप क्या चीज है? खैर, कोशिश करते रहना, कुछ करने का जुनून होना, और अगर कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आज तक किसी ने ना सोचा, उसे एग्जीक्यूट करने का जिगर रख पाना, ये सबसे जरूरी बात है। फिर शायद आपकी शिद्दत और लगन के आगे वक्त भी सिर झुका दे। इतनी तेजी से बदलती दुनिया में अब तो सोचने में वक्त गंवाना नहीं चाहिए। अभी से बस शुरुआत कर ही देनी चाहिए, क्योंकि आज के वक्त में इतनी ताकत है कि आपकी नई आइडिया नए कस्टमर्स भी बना सकती है, और एक नई मार्केट प्लेस भी। इस बारे में सोचिएगा जरूर। और आप ही के इंडस्ट्री की बड़ी कंपनीज आपको तबाह करने के प्लान्स बनाती है। तब आपको लगता है कि इस जंग में आप अकेले ही लड़ रहे हैं। जिम बताते हैं कि उन्हें भी ऐसा ही लगा था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जी हाँ, हमारे मिलियंस ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स हमारे साथ ही रहते हैं। तो जब भी कोई एंटरप्रेन्योर आता है, तब उससे ज्यादा उसके इन्वेंशन के लिए कस्टमर्स उसका इंतजार करते हैं। इन कस्टमर्स को जब हम अपने नजरिए से देखने का ट्राई करते हैं, तब हम शायद इन्हें देख नहीं पाते हैं, क्योंकि ये अपने आसपास होती भी नहीं है। एक्चुअली कस्टमर्स के लिए जब कोई मार्केट बिल्कुल ही नया होता है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा आसान भी हो जाता है टू कन्विंस देम, क्योंकि उनकी कोई प्री कंसेप्शंस नहीं होते हैं। सो हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी होती है टू बिल्ड अ गुड इमेज अबाउट द प्रोडक्ट। लेखक बताते हैं कि उन्होंने जब स्क्वायर का निर्माण किया था, तब तो कई लोग क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट भी नहीं करते थे। लेकिन उन्हें क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करने से लेकर लो प्राइस और इमीडिएटली पैसा मिलने के कॉन्सेप्ट से हमने रूबरू कराया। वो एहसास जितना उनके लिए नया था, उतना ही हमारे लिए बेहतरीन था, और इसे संजोग ने मानो स्क्वायर को काफी बड़ा बनाया। साउथ वेस्ट ने भी अपने कस्टमर्स को सिखाया कि कैसे ग्रुप में बोर्ड करने के बाद आप अपनी सीट चुनकर वहां बैठ सकते हैं। उन्हें फ्लाइट के लिए कोई बैगेज फीस या कैंसिलेशन चार्जेस भरने की जरूरत नहीं, इसका भरोसा दिलाया। तब जाकर कस्टमर बिल्डअप हो पाए। आकिया ने भी लोगों को सिखाया कि फर्नीचर के बड़े से बड़े शोरूम में आप फैमिली के साथ जा सकते हो, बिना साइज इशू की चिंता किए अपने पसंद के फर्नीचर सेट चूज कर सकते हो, और घर जाके उसे खुद असेंबल भी कर सकते हो। इन सब का सार बस एक ही है कि एंटरप्रेन्योर्स अपने कस्टमर्स को पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिर एजुकेट एंड देन उनके साथ साथ खुद भी ग्रो करते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि कस्टमर्स के ऊपर की गई ये इन्वेस्टमेंट एंटरप्रेन्योर्स को भविष्य में काफी फायदेमंद साबित होती है। वैसे देखा जाए तो एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में 3 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला द कर्स ऑफ नॉलेज, दूसरा लिंग्विस्टिक ग्रेविटी, और तीसरा फीडबैक फेलियर। अब कर्स ऑफ नॉलेज यानी कि किसी भी चीज या बात को आप इतनी अच्छी तरीके से करना जानते हो, इतने बड़े मास्टर हो जिसकी आपको खुद को ही खबर ना हो। वो सब आप इतना एफर्टलेसली कर लेते हो कि सामने वाले को आप चौंका देते हैं। तब इस लेवल का नॉलेज आपको नई चीजों को एक्सेप्ट या कंसिडर कराने में भी दिक्कतें पैदा करता है। नए प्रोडक्ट्स या नई चीजों पे आप जल्दी भरोसा नहीं कर पाते हो, और आपका यही नॉलेज एंटरप्रेन्योर्स के लिए खतरा बन जाता है। अब बात करते हैं लिंग्विस्टिक ग्रेविटी की। इसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैं एक सबमरीन लॉन्च कर रही हूं, जिसे पहली बार आपने सुना है। ऐसे में मैं आपको ये बताती हूँ कि ये एक अंडर वाटर कार जैसा काम करती है, तो आप सबमरीन को एक कार की तरह इमेजिन करोगे जो अंडर वाटर चल रही है। लेकिन ये इमेज बिल्कुल ही गलत है। अब इसी प्री एग्जिस्टिंग माइंड लैंग्वेज की वजह से आप काफी अनलॉन्च प्रोडक्ट अपने दिमाग में गलत इमेजिन करके उसे रिजेक्ट कर देते हैं। इसी को मार्केट लैंग्वेज में लिंग्विस्टिक ग्रेविटी कहा जाता है। और अब आखिर में बात करते हैं फीडबैक फेलियर की। अगर आपका प्रोडक्ट कैसा है ये समझाने में आप जरा भी गड़बड़ा गए और सामने वाला इसे सही ढंग से समझ नहीं पाया, तो वो आगे सबको अपनी समझ के हिसाब से कुछ भी गलत फीडबैक दे देगा,
क्योंकि सिंस वो खुद कंफ्यूज्ड है तो वो प्रोडक्ट को खराब बताकर खुद को सेव कर लेगा। इस टाइप की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को बहुत शॉर्ट, क्रिस्प एंड क्लियर शब्दों में अपने प्रोडक्ट को समझाना होगा ताकि आगे उसके फीडबैक अच्छे आए और वो फीडबैक फेलियर जैसे तीसरे श्राप से बच पाए। इन तीनों बातों का ध्यान रखने से आपकी इनविजिबल आर्मी बड़ी, स्ट्रॉन्ग और बेहतर बनती है, जो आपकी कंपनी को भी उतनी ही बड़ी और बेहतर बनाती है। ऐसे में एक एंटरप्रेन्योर ने अपनी क्वालिटी और ट्रस्ट को बरकरार रखकर अपनी इस आर्मी के लिए ग्रैटिट्यूड और रिस्पेक्ट दर्शाना चाहिए। बताते आ रहे हैं कि दुनिया में एक दूसरे की कॉपी करना ही सबसे ज्यादा किया जाने वाला काम है। इनफैक्ट लेखक इस कॉपी कैट एटीट्यूड को डिसरप्शन का नाम देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जब कोई बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं तो उसके पीछे उसी इंडस्ट्री के महारथी को कैसे धूल चटाई जाए ये सोचा जाता है। अपने सक्सेस पे फोकस करने की बजाय दूसरों को कैसे डुबाया जाए इसकी रणनीति बनाई जाती है। तभी तो जिम बताते हैं कि एक असली एंटरप्रेन्योर वही होता है जो ना किसी को कॉपी करे, ना किसी को डुबाने की सोचे। उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ कस्टमर एंड परफेक्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। दैट्स इट। इस बात को एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए जिम अपनी ही स्क्वायर कंपनी का उदाहरण देते हैं कि कैसे शुरुआती दिनों में पेमेंट इंडस्ट्री को समझने के लिए, या यूं कहे कि उसमें इनोवेशन क्रिएट करने के लिए वो खुद ही रिसर्च करते थे। उस इंडस्ट्री के किसी भी व्यक्ति का अगर वो इंटरव्यू लेते तो वो लोग उन्हें वही घिसी पिटी कॉपीड आइडियाज देते जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, जबकि उन्हें जरूरत नए आइडियाज की थी। इनफैक्ट जिम बताते हैं कि इस बुक को लिखने के करीब 3 साल पहले से उन्होंने नॉन फिक्शनल बुक्स को पढ़ना ही छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा ना हो कि किसी बुक का कोई टॉपिक पढ़ने पर वो इतने इम्प्रेस हो जाए और इस बुक को लिखते वक्त वो उस टॉपिक को भूल ना पाए और उनकी राइटिंग इन्फ्लुएंस हो जाए। तो ये असर होता है हमारे डिस्ट्रप्टिव माइंड का, जिसे हमें कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी होता है। उनके इस क्वारंटीन माइंडसेट की वजह से ही वो हमें इस ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक दुनिया से रूबरू करा पाए हैं और ये दिखा सके हैं कि एंटरप्रेन्योर्स आर एक्चुअली नॉट डिस्ट्रप्टर्स, दे आर द मार्केट एक्सपांडर्स। अब साउथ वेस्ट एयरलाइंस को ही देख लीजिए। साउथ वेस्ट एयरलाइंस आने के बाद बाकी एयरलाइंस का धंधा चौपट नहीं हुआ, बल्कि 10% से ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि साउथ वेस्ट ने एयरवेज सिर्फ अमीरों के लिए ही होते हैं इस माइंडसेट को तोड़ा, उसे कन्वीनियंट एंड रिलायबल वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनाया। बिल्कुल उसी तरह आइकिया फेमस होने के बाद बाकी लोकल फर्नीचर वालों का बिजनेस भी तेजी से और जोर पकड़ने लगा, क्योंकि फर्नीचर को घर का अहम हिस्सा आइकिया ने बनाया था। उस माइंडसेट को उन्होंने मार्केट में क्रिएट किया था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैंक ऑफ इटली, जिसे आज हम बैंक ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं, वो उनके बैंकिंग स्टैक्स पे ही तो पूरी बैंकिंग सिस्टम बना पाए हैं। तो कहने का सार बस इतना है कि इनोवेटर्स कभी ये नहीं सोचते कि अब हमारे मार्केट में एंट्री से कितनों के नुकसान होंगे, बल्कि उनका फोकस सिर्फ कस्टमर्स एंड परफेक्ट प्रॉब्लम सोल्यूशन ही होता है, जो उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। विलियम गिब्सन ने क्या खूब कहा है कि फ्यूचर हमारे आसपास ही है, बस सबको बराबरी में बांटा नहीं है। और इसी को बराबरी में बांटने के लिए एंटरप्रेन्योर्स का जन्म हुआ है। यानी एयरलाइंस, टेलीफोन्स, ये सब पहले से था, लेकिन बस चुनिंदा अमीर लोग ही उसका लुत्फ उठा पाते थे। लेकिन अब इन्हीं कुछ एंटरप्रेन्योर्स या इनोवेटर्स ने इसे ऐसा रूप दिया है कि आज वो सुविधा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकी है। अगर हम इस सिस्टम को दूर से देखें तो समझ में आएगा कि असल में मुद्दा ना इसे कॉपी करने का है या डिस्ट्रॉय करने का। मुद्दा बस इतना है कि हम इसे और कितना बेहतर बना सकते हैं, बस। बैक टू जीरो। अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके हैं। ये सफर कितना रोमांचक रहा, सीखने लायक रहा या फायदेमंद रहा, ये तो आप ही बता सकते हैं। लेकिन इस सफर के दौरान कुछ बातें हमें जरूर साफ दिखाई देने लगी है, जैसे कि मेनी परफेक्ट सॉल्यूशन से ज्यादा एक परफेक्ट प्रॉब्लम ढूंढना ज्यादा जरूरी है। कॉपी करने की चाह सब में इतनी ज्यादा क्यों होती है, ये जाना। एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के बीच का फर्क पता चला, और सबसे इंपॉर्टेंट, इनोवेशन स्टैक की जरूरत को समझा।
19 नवंबर 2015 में लेखक जिम को एक और बात का एहसास हुआ। ये वो दिन था जब स्क्वायर का आईपीओ रिलीज हुआ। फिर रातों रात मिले उस फेम पब्लिसिटी ने मानो दुनिया के बड़े से बड़े लोगों से मिलवा दिया। हाई सोसाइटी की कुछ खास मीटिंग्स या पार्टीज का भी पता चला, जो कि असलियत में एग्जिस्ट करती है, लेकिन उस बारे में बोलना मुनासिब नहीं है। आगे जिम बताते हैं कि हमें बस ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास हाई कॉन्टैक्ट्स, बहुत पैसा और एक्सपीरियंस रहे तो जिंदगी में कुछ भी करना पॉसिबल है। लेकिन सच बताऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट्स, पैसा या एक्सपीरियंस तभी काम में आता है जब आप किसी एग्जिस्टिंग आइडिया या बिजनेस को ही और बढ़ाना चाहे। एक नई आइडिया जिसे एब्सोल्युटली नए सजेशन, सोल्यूशन की जरूरत है, उसकी मदद कोई नहीं करता। सो इन शॉर्ट, अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो आप चाहे जहां हो, आपको शुरुआत जीरो से ही करनी पड़ती है। आगे जिम बताते हैं कि स्क्वायर पूरी तरह से सेटल होने के बाद जब वो फिर से सेंट लुइस शिफ्ट हुए, तब एक दिन सुबह उनके को-वर्कर दौड़ते हुए उनके पास आए और अपने हाथ में पकड़े फोन की ओर इशारा करने लगे। तब जिम ने बात की तो पता चला कि उनके बेटे, जो कि एक पिज्जा डिलीवरी बॉय थे, उसे किसी ने सिर पे गोली मार दी है। ये सुनकर तो मानो सभी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। हॉस्पिटल पहुंचे, इलाज चलता रहा, लेकिन वो बच नहीं पाया। उसके बाद कई दिनों तक जिम को ये ख्याल सताता रहा कि किसी के सिर पे गोली मार के हत्या कर देना जितना घिनौना काम कोई कैसे कर सकता है। किस चीज की कमी की वजह से लोगों में ऐसी वृत्ति जन्म लेती है। ये जानने के लिए वो मर्डर वाली जगह पे पहुंचे, उन 3 अपराधियों की पूरी जानकारी निकाली, उनके साथ ही पास्ट, एजुकेशन, सबके बारे में जानने की कोशिश की और तब उन्हें पता चला कि सेंट लुइस में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। कुछ ऐसा सीखना चाहे तो उसकी एजुकेशन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। और बस इसी परफेक्ट प्रॉब्लम को ढूंढने के बाद उन्होंने launchcode.org की स्थापना की। जी हाँ, ये वो कंपनी थी जो फ्रेशर्स को पहले तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज देने का काम करती थी और फिर लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से उनके लिए कोर्सेज भी कम दामों में प्रोवाइड करती। इस कंपनी का एकमात्र हेतु बस इतना ही था कि कम से कम 10% न्यूबीज यानी फ्रेशर्स को काम मिले, वो अपनी राह ना भटके और एक नॉर्मल, खुशहाल जिंदगी खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दे। जरूरी नहीं है कि बड़ा आदमी बनने के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम ढूंढनी होगी। एक छोटी प्रॉब्लम का एक्यूरेट सॉल्यूशन भी आपके लिए बड़ी जगह अपने आप ही बना देगा। इस बुक में दिए गए एंटरप्रेन्योर्स के एग्जाम्पल भले ही बड़े हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको इनोवेशन स्टैक का महत्व समझाने के लिए। ऐसे कई और भी बड़े धुरंधर होंगे जिनकी शुरुआत भले ही तिनके से हुई हो, लेकिन आज उनके सक्सेस की लपटें हर कोने तक पहुंच चुकी है। आज इस बुक समरी को सुनने के बाद हम इतना तो कह सकते हैं कि भले ही आप एंटरप्रेन्योर ना बने, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम को सुनने के बाद अगर कोई कहे नथिंग कैन बी डन, तो आप कह सकते हैं कि ये गलत है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। या तो मैं सिंपली कुछ नहीं करूंगा कहकर आगे बढ़ जाइए, या फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तब तक ढूंढते रहिए जब तक कि उसका परफेक्ट सॉल्यूशन ना मिल जाए। और यही सोच तो एक असली एंटरप्रेन्योर की बुनियाद होती है। अब अगर आपको रास्ता मालूम है तो इंतजार किस बात का, आगे बढ़िए। अपनी जिंदगी को सही बनाने का यही सही वक्त है। आशा करते हैं ये अद्भुत बुक समरी ऑफ द बुक द इनोवेशन स्टैक बाय जिम मैकलेवी आपको पसंद आई हो और कुछ हद तक आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मददगार भी साबित हुई हो। ऐसी और भी कई रोमांचक और इंस्पायरिंग बुक समरीज के लिए जुड़े रहिए कुकू एफएम के साथ। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे।